हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। स्टूडेंट्स, अब हमने कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, तो वही आपके पास ठीक है। यहाँ पर भी हमने जो स्फेरिकल जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेज होते हैं, इस केस में क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स के हम मीडियम ले लेंगे। ये सरफेस विच सेपरेट टू मीडिया, एक रेयर मीडिया होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि जो कर्व्ड जो सरफेस होगा वो एक तरह से स्फेयर का ही पार्ट होगा, और स्फेरिकल जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेज होते हैं उसके भी टू टाइप्स ही होते हैं। एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा और दूसरा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। तो कनकेव के केस में आपने बता देना है कि जिसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो कनकेव होगा, उसको आप क्या बोलोगे, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस कहोगे। जो कनकेव जो सरफेस होगा वो रियर मीडियम की तरफ वो क्या करेगा, वो लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमें पता ही है कि अब जो टर्म्स होती हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। और क्या क्या रूल होते हैं, तो ये आपने पीछे वाले टॉपिक आपने पूरी डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। तो अब हम डायरेक्ट उन रूल्स को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने वो पूरे रूल अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं तो आपको ये वाले टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r when refraction occurs from rarer to denser medium at a convex spherical refracting surface। कैसा सरफेस दिया है आपके पास, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास दिया है। या तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में लाई कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कैसा सरफेस दिया है हमारे पास, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए टू केसेस होंगे कि रियल इमेज कैसे बनेगी, उसके लिए आपने निकालना है, और एक आपने वर्चुअल इमेज के लिए भी डेरिवेशन निकालना है। और दिया आपके पास क्या होगा, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही दिया होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। अब आपको पता ही है कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आपको पीछे वाली वीडियोज आपको डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको ऑप्टिक्स अच्छे से क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स बनाएंगे आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास कैसा स्फेरिकल सरफेस दिया है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमारे पास दिया है, इस तरह आपने बना देना है। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये हमारे पास एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसको मैं n2 ले रही हूँ, क्योंकि ये हमें पता है ये कैसा मीडियम होता है, ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने कहाँ पर प्लेस करना है, रेयर मीडियम में प्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास यही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। तो
जो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है ये कन्वेक्स मिरर नहीं मैं बोल रही हूँ, ये दिस इज योर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप पीछे देखेंगे कि आपने जब मिरर का केस किया था तो उस केस में हमने डायग्राम ऐसे बनाया था, ये कन्वेक्स है, वहाँ पर हमने उसको पॉलिश किया था ना, ऐसे ऐसे करके बताया था, ऐसे करके बताया था। तो ये अब ये क्या है, ये आपके पास पूरा एक क्या दिया है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हमने पीछे जब रूल स्टडी किए थे तो कन्वेक्स सरफेस के केस में ये हमारे पास क्या था, ये पोल था, यहाँ पर क्या लाई करता था, सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। तो ये कन्वेक्स के केस में यहाँ पर इसका क्या लाई करेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो कहाँ लाई कर रहा है, रेरर मीडियम में लाई कर रहा है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेरर मीडियम का वो N1 ले रही हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, रेरर मीडियम में, दिस O, दिस इज योर रेरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है। तो ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, U। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसको हम U लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब क्या होगा, यहाँ पर बता देना है आपने, ये रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स सरफेस एट पॉइंट A। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ इंसिडेंट कर रही है, कन्वेक्स सरफेस पर A पॉइंट पर, यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है A पॉइंट पर, कन्वेक्स सरफेस के A पॉइंट पर। और आपको ये भी मालूम है क्योंकि जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट्स, पीछे हम रिफ्रैक्शन के केस में हम कैसे करते थे कि ये हमारे पास मान लो एक रेरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो आपने यहाँ पर हम क्या करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, क्योंकि फिर आप बताते थे कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो अगर रेरर से तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो हम ऐसे करके बताते थे। तो यहाँ पर भी हमने नॉर्मल जो पॉइंट देखना है। जब स्टूडेंट्स हमारे पास देखो इस तरह का डायग्राम है, ये भी इसी तरह का डायग्राम है, जब हम पूरे सरफेस की हम बात कर रहे हैं, पूरा स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करूं तो मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर मैं कंसीडर कर सकती हूँ। तो जो यहाँ से वो इस सरफेस के ऊपर कैसा लाई कर रहा है, नॉर्मली परपेंडिकुलर वो लाई कर रहा है, मतलब जहाँ मर्जी से आप C पॉइंट निकाल दो वो परपेंडिकुलर ही लाई करेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या है, नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो यहाँ से पास होगा। AC इज द नॉर्मल टू द कन्वेक्स सरफेस, तो ये नॉर्मल वाला पॉइंट है, AC इज नॉर्मल टू द कन्वेक्स सरफेस। तो ये कैसा है, नॉर्मल है, ये AC नॉर्मल। तो अब आपको पता ही है कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेगी तो ये नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाएगा, ये नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब A पॉइंट पर यहाँ पर स्टूडेंट्स रेरर मीडियम है और यहाँ पर डेंसर मीडियम है। जब रेरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती थी तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, AC है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ ही क्या हो जाएगी हमारी, ये बेंड होगी, इट बेंड
टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड होगी। तो दिस वन इज एंगल आर। तो ये एक तरह से पूरा ये डेंसर मीडियम है, ये इसका नॉर्मल है, जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो रे ऑफ लाइट ए पॉइंट पर जब इंसिडेंट किया तो इसने नॉर्मल के साथ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई तो यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है AC, तो इसी तरफ को ये क्या होगा, ये इमेज बनेगा, इमेज, दिस आई इज इमेज। और आपको ये भी मालूम है कि पोल से लेकर इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R होगा, और पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो U होगा। और साथ में स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर ध्यान, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा बनेगा, इमेज के साथ एंगल बीटा बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल गामा बनेगा। तीनों एंगल आपने बताने हैं, ठीक है। ये एंगल, जब भी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे होगी वो एंगल अल्फा बना रही है, जो रिफ्रैक्टेड वाली जो रे है वो क्या बना रही है, एंगल बीटा बना रही है, और जो नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो कौन सा एंगल बना रही है, गामा। AC क्या है, नॉर्मल लाइन है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या बनेगा, एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और नॉर्मल के साथ एंगल गामा। क्योंकि हमने क्या करना है, ये सारे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई आपके पास कैसा है, एक रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, सामने बन रही है, तो दिस इज योर रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O। और पोल से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने निकालना है कि कैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, AN, दिस इज AN। ड्रॉ AN perpendicular on principal axis, draw AN perpendicular on principal axis। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल देखेंगे, यहाँ पर AOC, सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे आप AOC, AOC। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट लेंगे और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्राइंगल देखेंगे। यहाँ पर आप अपने जो आपने डायग्राम बनाया होगा वहाँ पर ये पॉइंट्स देखो कि एक तरह से ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इस तरह बन रही है, ये ऐसे करके, ये O पॉइंट है और ये C पॉइंट है, और यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके ये एंगल अल्फा है और ये एंगल गामा है, और ये एंगल ऐसे करके ये I है, ये I है, ऐसे बन रहा है डायग्राम। ये एंगल I है ऐसे करके। तो ये
इस तरह ये ट्रायंगल बन रही है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट साइड में लाई करने वाले जो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का आप सम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ये आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा, ये ले लेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो आपने बता देना है कि ये जो एंगल अल्फा और गामा है, दीज आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट, ठीक है। अल्फा एंड गामा angles are very small, so they can be replaced by their tangents। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा। अब जो मैथमेटिकल जो स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स वाले, उनको मालूम है कि जब भी हम लिमिट्स में हम करते हैं इस तरह थीटा टेंड्स टू 0, तो वहाँ पर टेन थीटा डिवाइड बाय थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये लिमिट्स का एक फार्मूला ही है कि व्हेन थीटा अप्रोच टू 0, तो आप टेन थीटा को हम किसके बराबर ले सकते हैं, थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर 10 अल्फा है, इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं, अगर 10 गामा है तो इसको हम गामा भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है, जब हम लिमिट्स वाले जो फार्मूलाज आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमने ये किया होता है कि व्हेन थीटा अप्रोच टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, 1 के बराबर होती है। तो ये आपके पास निकल गया यहाँ से सेकंड इक्वेशन। और साथ में अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्जेक्ट वाला मैंने केस ले लिया कि AOC। अब आपने एंगल रिफ्रैक्शन वाला एंगल निकालना है, क्योंकि यहाँ से हम एंगल I निकाल सकते हैं। अब हमने R निकालना है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल। तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल कहाँ से बन सकता है, देखेंगे ट्रायंगल, देखेंगे डायग्राम में AIC, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने दोनों के केस में लेना है, ऑब्जेक्ट के केस में भी लेना है और इमेज के केस में भी लेना है। तो अगर एंगल I हमने निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमें पता है कि OAC पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। अगर हमने रिफ्रैक्शन वाला एंगल निकालना है तब भी हमें पता है कि कौन कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब आपने AIC फ्रॉम ट्रायंगल AIC, देखेंगे आप AIC में भी ट्रायंगल मैं इधर बना रही हूँ रफली। ये है आपके पास, ये A पॉइंट है, ये I पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इस तरह ये ट्रायंगल बन रही है। तो स्टूडेंट्स ये R पॉइंट है, ये बीटा है और ये कौन सा एंगल है, ये गामा है। अगेन एक्सटीरियर एंगल बता देंगे आप क्या है, गामा है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल R प्लस बीटा। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, गामा माइनस बीटा। अगेन यहाँ पर आपने बता देना है
gamma and beta are very small, so they can be replaced by their tangents. So they can be replaced by their tangents. इसे आप रिप्लेस कर देंगे तो r इसको आप tan गामा लिख देंगे और इसको tan बीटा। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो एंगल I भी आपने निकाल दिया, यहाँ पर एंगल I निकाल दिया और यहाँ पर एंगल R निकाल दिया। अब हमें स्टूडेंट्स देखना है, अब हमने tan अल्फा निकालना है, tan बीटा निकालना है और tan गामा निकालना है। तो डायग्राम आपके पास पहले ही बने हैं, तो लिख देंगे आप फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ देखेंगे आप ANO देखेंगे। ये आपके पास डायग्राम यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ये ANO, यहाँ पर ये A है, ये N है और ये O बन रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ये एंगल tan अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा आप निकाल देंगे। tan अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर AN/NO। वैसे ही tan बीटा निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल। एंगल बीटा कहाँ है, यहाँ पर है, राइट एंगल ट्राइंगल ही ले रहे हैं, ANI tan बीटा। तो ऐसे करके बना है, ये AN है और ये I है, ये AN और ये I है, ये परपेंडिकुलर है और ये बीटा, tan बीटा। तो आपने बता देना है परपेंडिकुलर AN और बेस क्या है NI। और वैसे ही फ्रॉम ट्राइंगल अब आपने गामा भी निकालना है। तो गामा के लिए आप देख लेंगे कि कहाँ पर बन रहा है एंगल गामा, AN देखेंगे ANC, ट्राइंगल ANC। तो tan गामा ANC में देखेंगे AN/NC। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमने अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं और गामा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल लिए हैं tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने सेकंड और थर्ड में पुट कर देनी है। Put these values in 2 and 3। तो एंगल I में आपने निकाला था tan अल्फा प्लस tan गामा। तो I में tan अल्फा की जगह हम AN/NO प्लस tan गामा की जगह AN/NC ऐसे लिख देंगे। और R की जगह आपके पास क्या था, tan गामा माइनस tan बीटा। तो tan गामा की जगह हमारे पास AN/NC माइनस tan बीटा की जगह AN/NI। तो दिस वन, ये 5 और ये 6। तो ये आपके पास यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ में आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है कि जो स्फेरिकल जो सरफेस होता है उसका जो एपर्चर होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो जो एन पॉइंट होगा वो वेरी क्लोज लाई कर रहा है पी पॉइंट के। तो हमने क्या करना है, एन पॉइंट को पी पॉइंट से ही क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। एन पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू पी, तो देयरफॉर वी कैन रिप्लेस एन पॉइंट
विद पोल, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि पोल से ही हम क्या करेंगे, हम एन पॉइंट से डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं, हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो हमने क्या करना है, इस एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से रिप्लेस कर देंगे। तो एन ओ की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, पी ओ के बराबर आ जाएगी। एन सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, एन सी, इसको हम पी सी के बराबर ले लेंगे। एंड एन आई की जो वैल्यू है देखेंगे, एन आई इसको भी हम पी आई से रिप्लेस कर देंगे। फिर हमने ये वैल्यू 5th और 6th में हमने पुट कर देनी है। आई इज इक्वल टू ये एन अपॉन एन वो है, उसको पी ओ प्लस ए एन अपॉन पी सी, ए एन अपॉन पी सी। फिर वैसे ही एंगल आर है, ए एन अपॉन पी सी, ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई। यहाँ तक आपने कर दिया, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आपने आई और आर तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपको पता ही है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, n2 डिवाइडेड बाय n1, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। तो सिंस I and R are also small, तो हम दोबारा से साइन I को हम किस से रिप्लेस कर देंगे, I से रिप्लेस कर देंगे, और साइन R को किस से रिप्लेस कर देंगे, एंगल R से रिप्लेस कर देंगे। n1I इज इक्वल टू n2I, ऐसे करके हमने n2R। अगेन वही फार्मूला आपने बता देना है कि लिमिट जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा, वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा अपॉन थीटा ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पर लिमिट आप r भी ले सकते हैं, i भी ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू आप किसके बराबर ले सकते हैं, थीटा के बराबर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें पता है। तो अब हमने एंगल आई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, तो n1 आई की जगह मैं लिख दूंगी ए एन अपॉन पी ओ प्लस ए एन अपॉन पी सी। n2 आर की जगह ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई। तो ये हम लिख देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ए एन है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, और ए एन ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा n1 और n1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू n2 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन पी आई। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। क्योंकि ए एन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर साथ में आपको पता ही है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो अप्लाई कर देंगे साइन कन्वेंशंस। तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पोल। तो ये क्या होगा, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और आप डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट, तो ये माइनस यू आएगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने है प्लस आर, और पोल से लेकर इमेज प्लस वी। अगर आपने पूरे रूल अगर अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन टॉपिक्स को समझने में। तो यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर देनी है, -n1 u प्लस n1 pc क्या है, r है, n2 r है, -n2 v है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, r वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v, n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो ये हमने यही निकालना था, n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, और यही पूछा गया था। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप आगे एक और स्टेप अगर आपने फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स, ये तो था जब हमारे पास क्या था, जब हमने इमेज कैसी बनाई थी, रियल इमेज बनी हमारे सामने। अब सेम यही डेरिवेशन आप निकाल सकते हो जब किस तरह की इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, तो उसमें भी हमने सिंपल यही होगा, यही डेरिवेशन निकलेगा, यही रिजल्ट निकलेगा। तो आपने अगर डायरेक्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने वैसे ही डायग्राम बनाना है कि वर्चुअल वाला डायग्राम बनाएंगे कि वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी। अगर रियल वाला होगा तो रियल वाला के केस में आपने ये वाला एक्सप्रेशन कर देना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको पीछे से पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके।